Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we are going to discuss a topic जो आप सबको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बाहर से आता है, पढ़ा हुआ नहीं होता, समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, और बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते, और अटेम्प्ट करते हैं तो गलत। तो चलिए आज इस डर को दूर किया जाए और डिस्कस किया जाए वही टॉपिक जो हमारा सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अनसीन पैसेज में हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसको कैसे उसको समझना चाहिए, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली पेपर में, और हम कुछ सॉल्व भी करेंगे बोर्ड में आए हुए क्लास 10th के और 12th के अनसीन पैसेजेस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अनसीन पैसेजेस किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारी टिप्स हैं आपके लिए, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो डरने की तो कोई भी बात नहीं है। अनसीन पैसेजेस इस वीडियो को देखने के बाद होंगे आपकी मुट्ठी में, एंड यू विल श्योरली सिक्योर फुल मार्क्स इन अनसीन पैसेजेस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद मी, पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, आखिर होते क्या है अनसीन पैसेजेस। तो आप ध्यान से सुने मेरी बात। श्री राम अयोध्या के राजा थे। वे राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था और वे 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो बच्चों इस तरह की कुछ भी अनसीन पैसेज में कुछ भी आपके पास आ सकता है, और फिर पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन। जैसे मैं पूछूं श्री राम किसके पुत्र थे, तो ये तो पैसेज जो मैंने अभी बताया तो हिंदी में था, आप इजीली बता दोगे कि राजा दशरथ के पुत्र थे, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, और ये हो गया बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जब ये अनसीन पैसेज आ जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बड़ा डर लगता है कि इंग्लिश में अब अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों जितना ईजी आपके लिए अभी ये हिंदी वाला था ना सॉल्व करने के लिए, वीडियो देखने के बाद वैसा ही इंग्लिश वाला भी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों इसके नाम पर ही ध्यान देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग तो आपको सबको पता है, पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंड वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है गेट द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी का मीनिंग पता करना। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। तो आपको करना क्या है, जो भी अनसीन मीन्स जो पहले देखा ना गया हो, ये बुक से नहीं आता, बाहर से आता है ना, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता, ऐसा होता है, तो बिना देखा हुआ होता है ये हम सब के लिए। तो अनसीन पैसेज को हमें पहले रीड करना है केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, और उसे समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट विल चेक योर इंटेलेक्ट एंड योर कॉग्निटिव स्किल्स। तो बच्चों ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं या अनसीन पैसेजेस होते हैं, ये आपकी बुद्धि का परीक्षण करेंगे, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स का परीक्षण करेंगे कि आप कितना समझ पाते हैं किसी चीज़ को। बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बाइफिकेट कर दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आमतौर पर अनसीन पैसेज में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है बच्चों सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। आमतौर पर सिंपल सा कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे हमने शुरू में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने वो श्री रामचंद्र जी वाला जो हमने पैसेज किया था, उसमें था ना श्री रामचंद्र जी किसके पुत्र थे, तो वे राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तो एक तो आते हैं यही सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों, सेम वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स। कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर अनसीन पैसेज में कि कोई भी वर्ड दे दिया जाता है कि इसका सेम वर्ड या सिनोनिम, समान मीनिंग वाला शब्द ऊपर है उसे छांटिए, या फिर इसका अपोजिट वर्ड ऊपर से छांटिए। ठीक है, सेम वर्ड, सिनोनिम, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम, विलोम शब्द हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी छांटने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। थर्ड पे आप देखिए टाइटल, शीर्षक। हमारे पास 11th-12th में नोट मेकिंग जब होती है, उसमें शीर्षक टाइटल तो बनाना आता ही है जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं। तो टाइटल बनाने के लिए भी एक जस्ट गिव द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, एक शीर्षक दें, हेडिंग दें इस पैसेज को। अगला है बच्चों टर्म, फ्रेज, मीनिंग। किसी भी फ्रेज क्या होती है, एक या दो वर्ड्स का समूह हो जाता है, उसका मीनिंग बताना है, फ्रेज का मीनिंग बताना है, ये भी पूछा जाता है। और फिर बच्चों कई बार आता है सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम अ वर्ड।
पैसेज में से ही आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है और आपको खुद उसको अपने सेंटेंस में तब्दील करना होता है, उसका सेंटेंस क्रिएट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अनसीन पैसेज के अंदर पूछे जाते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, सेम वर्ड्स, सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, टाइटल, टर्म और फ्रेज मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम अ वर्ड। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा अनसीन पैसेजेस में पूछे जाते हैं। अब आपको ये क्लियर है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे अनसीन पैसेजेस के अंदर। बच्चों, ये अनसीन पैसेजेस केवल हमारे 9 to 12 के सिलेबस में नहीं है। आप जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हमेशा इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें अनसीन पैसेज तो आता ही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, आखिर तक देखिए ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बच्चों हम करेंगे स्टेप्स। आखिर अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाए, उसे अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप जो मैंने पिक लगाई है उसे देखिए। सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स, मैक्सिमम मार्क्स 9। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द पैसेज गिवन बिलो, पैसेज को पढ़ें। और मैं आपको यही कहूँगी कि पैसेज को ना पढ़ें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें जो आपसे पूछा गया है, पैसेज को उसके बाद पढ़ें। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रीड द क्वेश्चन 1 केयरफुली। ठीक है, समझ गए ना, हमें पहले पैसेज पे जाना ही नहीं है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है और उसको रीड करना है कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, और उसको हमें दिमाग में रखते हुए पैसेज को पढ़ना है। समझ गए ना बच्चों आप सब। स्टेप 1 इसमें तो लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन हमें उल्टा करना है। पहले हमें पैसेज नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चन 1 को पढ़ना है, उसको समझना है कि पूछा गया है, और उसको दिमाग में रखते हुए हमें फिर रीड करना है पैसेज को। तो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, रीड द क्वेश्चन 1 केयरफुली। पहले प्रश्न को पढ़ लें, बाद में पढ़ें, उसका उत्तर आपको तब मिल जाएगा जब आप प्रश्न अपने दिमाग में सोच लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। स्टेप 2, अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश, नो नीड टू मेक ट्रांसलेशंस। बच्चों, इंग्लिश से हमें क्यों डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, और बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो आखिर ये ट्रांसलेशन हमें करनी ही क्यों है। अनसीन पैसेज में ट्रांसलेशन, प्रॉपर ट्रांसलेशन की कोई भी नीड नहीं है। इंग्लिश को हमें इंग्लिश में ही समझना है, उसको हिंदी में, ये नहीं कि हर एक चीज़ का वर्ड का मीनिंग हमें पता होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मीनिंग आने का कोई मतलब नहीं है, हमें उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, बस समझना है। बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, तो सबके मीनिंग तो सबको पता हो ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। तो कोई बात नहीं, हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या बता रही हूँ आपके उससे क्लियर हो जाएगा। नेहा नोज टेलीपैथी, ये लाइन आई। नेहा का मतलब हमें पता है एक लड़की का नाम है, नोज हमने देख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जानता है जानती है, ये मीनिंग हो गया इसका। टेलीपैथी वर्ड आ गया बच्चों, अब टेलीपैथी का मतलब तो नहीं पता ना, तो क्या करना है टेलीपैथी को, क्या मतलब इसका पता करने के क्या करना है, नो, हम इसको ऐसे ले लेंगे, नेहा टेलीपैथी जानती है, हो गया ना टेलीपैथी। अब मान लो क्वेश्चन ही पूछा गया तुमसे उसी में पैसेज में, हु नोज टेलीपैथी, तो हमें टेलीपैथी से क्या करना है, हमारे पास आंसर है नेहा नोज टेलीपैथी। समझ गए ना। तो डोंट लूज कॉन्फिडेंस इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मीनिंग आए ही आए, हमें इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आए, हम उस पूरी लाइन को पढ़ के भी अकॉर्डिंग टू लाइन उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए हमारे अंदर। तो स्टेप 2 रहेगा अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश, नो नीड टू मेक ट्रांसलेशंस। Step 3, do smart work. Questions are always in sequence, so find answers of questions in sequence. बच्चों, मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने बहुत सारे अनसीन पैसेजेस देखे हैं। हर सेट के अंदर 4-4 सेट आते हैं आपके पास बोर्ड के अंदर, तो मैंने बहुत सारे अनसीन पैसेजेस आज तक पढ़े हुए हैं, और उनको देखकर मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना पैसेज के, वो सीक्वेंस में होते हैं, एक क्रम के अंदर होते हैं। जैसे कि कैसे क्रम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इन पैराग्राफ 1 और 2 एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 देन 3 एंड सो ऑन। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर हमें ऊपर ही मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में,
जब हमें वो मिल जाएगा उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर आएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन 3 का आंसर आएगा, उसके बाद ही 4 का, उसके बाद ही 5 का। ऐसे ही सीक्वेंस में ही आते हैं बच्चों। कभी भी ये नहीं आता कि क्वेश्चन 1 लास्ट में उसका आंसर है, नो। क्वेश्चन 1 का उत्तर सबसे पहले ही मिलेगा, फिर क्वेश्चन 2 का मिलेगा, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमें उनको सॉल्व भी इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन 1 को मान लो हमने सॉल्व कर दिया और मान लो हमें 3 का आंसर मिल गया, तो आप ध्यान रखें 2 बीच में ही मिलेगा, हमें ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, वो 1 और 3 के बीच में ही मिलेगा। तो सीक्वेंस में होते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी मिलेंगे सीक्वेंस में ही। सो स्मार्ट वर्क हमें करना है, स्मार्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीक्वेंस में और सीक्वेंस में ही स्मार्टली हमें उनके आंसर्स ढूंढने हैं। सो डू स्मार्ट वर्क, क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन अ सीक्वेंस, सो फाइंड आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। क्रम में ही मिलेंगे और क्रम में ही हमें उन्हें ढूंढना है। अब बच्चों आते हैं स्टेप 4 पे। जो मैंने बताया था ना शुरू में, एक टाइप का क्वेश्चन की अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स और सेम वर्ड्स, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन लास्ट। एक्चुअली ना अपने वाले जो एग्जाम में 9 to 12 में लास्ट में ही आते हैं, ये 1 to 3 पे नहीं आते, 4, 5 पे आते हैं। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो शुरू में आ जाते हैं अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स छांटने के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले आपको शुरू के जो सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व कर ले, समझ लें। जितने आप उनको ढूंढेंगे ना 3-4 क्वेश्चंस को, आपकी समझ विकसित हो जाएगी, कॉम्प्रीहेंड आप कर लेंगे उस पैसेज को। फिर आप आएंगे लास्ट में किस पर, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पर, अपोजिट वर्ड्स एंड सेम वर्ड्स पर। डोंट लूज हार्ट इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग। अब बच्चों मैंने बताया था इतनी वास्ट वोकैबुलरी है, बच्चों इंग्लिश टीचर्स को भी मीनिंग नहीं पता होते, कई बार हमें भी डिक्शनरी में से देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता बच्चों, तो कोई भी अगर मीनिंग हमें नहीं आता है तो ये नहीं कि हमें होए कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, ये भी नहीं आता, ऐसा नहीं करना है हमें। वी नो नीड टू लूज आवर हार्ट। अब हम ना दिल पे काबू रखना है कि कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको नहीं आती, नोबडी इज़ परफेक्ट, आप सबको पता है। एंड इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, जस्ट फाइंड आउट हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड इन द लाइन। अब बच्चों मीनिंग मैंने बता दिया, नहीं आते हैं सबको, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जस्ट फाइंड आउट हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड इन द लाइन। हमें ये पता लगाना है कि इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया हुआ है सेंटेंस के अंदर, कैसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसको किस तरह से राइटर ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और एक क्लू भी है मेरे पास आपके लिए यहाँ पर। अधिकतर बच्चों जब एंटोनिम सिनोनिम छांटने आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 95% ये क्लू चलता है कि अगर ईडी फॉर्म में आपसे कुछ पूछा गया है, ठीक है, वो ईडी फॉर्म में ही ऊपर मिलेगा, यानी कि V2 मिलेगी, V2 में ही। और ING से मान लो कोई सिंगिंग, हैप्पीली, तो वो हैप्पीली LY में ही मिलेगा ऊपर, और सिंगिंग ING में ही ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये क्लू है, 95% ये क्लू चल भी जाते हैं। ये आप लगा लीजिए, मेरी ट्रिक है आपके लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि उस वर्ड का यूज़ कैसे हुआ है, इस्तेमाल कैसे हुआ है। बाकी सारी लाइन का मीनिंग हमें अगर पता चल रहा है तो हम तरीका देख सकते हैं कि इसका मीनिंग शायद यही होगा, ठीक है। और क्लू मैंने आपको बता ही दिया। अगर सिंपल प्रेजेंट में है वो वर्ड तो ऊपर सिंपल प्रेजेंट में ही मिलेगा, सिंपल पास्ट में है तो ऊपर ईडी लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट में ही मिलेगा। अगर ING फॉर्म में है तो ING फॉर्म में ही ऊपर ढूंढिए आप उसको, और अगर LY है, एडवर्ब के रूप में है, तो LY के रूप में ही ऊपर मिलेगा। तो ये क्लू है जो कि 95% हमारा ठीक हो जाता है। और बच्चों एक और क्लू है, मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इन द लाइन कैन बी द वर्ड। बच्चों मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इन लाइन, लाइन के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा इसका मीनिंग क्या है, तो हो सकता है वही वो मीनिंग हो जो आपसे पूछा गया है ऑपोजिट में या सिनोनिम में। तो ये भी एक तरह की ट्रिकी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल वो हो जाए कि इसका नहीं पता चल रहा हमें, तो आप इन क्लूज को यूज़ करेंगे कि ईडी वर्ड ईडी में मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट यानी कि SCS वाला SCS में मिलेगा, ING फॉर्म वाला ING फॉर्म में मिलेगा, और LY फॉर्म वाला LY में ही मिलेगा। और साथ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इन द लाइन कैन बी द वर्ड, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्व हो गई है। ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सेम वर्ड्स, सिनोनिम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले पूरा पैसेज को अच्छे से रीड करके उसे समझ लेना है, और फिर हमें क्लू भी लगाने हैं ED ING LY। और नहीं पता चल रहा तो हमें ये देखना है कि उस वर्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ है, यूज़ कैसे हुआ है। और हो सकता है कि मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड जो भी है लाइन के अंदर वही वो वर्ड हो जो पूछा गया हो। अब बच्चों आते हैं स्टेप 5 पर, टाइटल।
11th-12th में बच्चों एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है नोट मेकिंग, उसमें भी आपके पॉइंट काम आएगा टाइटल के बारे में। और अनसीन पैसेजेस में भी 9th to 12th, और आप बाहर भी अगर देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो उसमें भी टाइटल पूछा जाता है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। नोट मेकिंग में तो पक्का ही आता है ये। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइटल क्या होता है बच्चों? शीर्षक। जैसे हम इतने सारे पाठ पढ़ते हैं, हमारे पास एक शीर्षक होता है पाठ का। पाठ का शीर्षक क्या बेटा एक लाइन होती है पूरी लंबी? नो, नहीं होती ना एक लाइन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है पूरी पूरी लाइन लिख देते हैं टाइटल के अंदर। शीर्षक हेडिंग है बच्चों, वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 वर्ड्स लगा लो आप। पूरी पूरी लाइन थोड़ा ना बच्चों टाइटल होगी, तो 1, 2 या 3 वर्ड्स ही होंगे टाइटल, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, कभी भी ये गलती मत करें जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। पूरी पूरी लाइन कभी भी एक टाइटल नहीं होता। 1, 2 या 3 शब्द मैक्सिमम एक टाइटल होता है, शीर्षक बनेगा। और वो किस बारे में बनेगा, कैसे हमें देना है? अबाउट थीम ऑफ द पैसेज, पूरे पैसेज को पढ़े, किसके बारे में बात हो रही है, मेन मुद्दा क्या है, किसके इर्द गिर्द पूरी बात चल रही है, वो 1, 2 या 3 वर्ड्स के अंदर ही हमारा टाइटल बनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों किसी करेक्टर के बारे में या पर्सनैलिटी के बारे में भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे पैसेजेस मैंने देखे हैं। तो जैसे अभी पिछली बार 10th में मैंने अब यहाँ पर सॉल्व भी किया है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में आया हुआ था। तो बच्चों अगर किसी पर्सनैलिटी के ऊपर है, किसी व्यक्ति के ऊपर है, करेक्टर के ऊपर है, तो वही उसका नाम भी टाइटल का जो है वो टाइटल बन जाएगा पैसेज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ये देखना है कि मेन मुद्दा क्या है पैसेज के अंदर, किसके चारों ओर बात घूम रही है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, वो 1, 2 या 3 शब्दों के अंदर हमारा टाइटल बन जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट मेकिंग में भी ज़रूर काम आएगा, तो आप टाइटल इसी तरह से बनाएं। और बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं आगे से बिल्कुल भी ना करें, पूरा पूरा सेंटेंस कभी भी टाइटल नहीं होता, इसको आप ध्यान रखें। तो बच्चों अब मैंने आपको बता दी है सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चलिए आपको सॉल्व भी करके देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको सब कुछ समझ में आया है या नहीं। अब देखिए बच्चों शुरू करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अबाउट 1 in 5 ऑफ ऑल, मैंने गलती कर दी ना शुरू में ही। मैंने स्टेप 1 क्या बताया था आपको कि हमें सीधा पैसेज नहीं पढ़ना, हमें पहले करना है रीड क्वेश्चन 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती मत करना, सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे हम पहले क्वेश्चन 1 को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसको माइंड में रखते हुए हम पढ़ेंगे पैसेज को, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुद्धा मीन्स ए गौतम द बुद्धा, बी सिद्धार्थ द बुद्धा, सी सिद्धार्थ गौतम द बुद्धा, और डी द एनलाइटेंड वन। तो चलिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं। About 1 in 5 of all the people in the world follow the teachings of the Buddha, who lived about 2600 years ago. He was born in 563 BC. The Buddha is a title, not a name. अब बच्चों यहाँ तक तो मेरे को कोई नहीं मिला कि इसका मीनिंग क्या है। द बुद्धा का मीनिंग पूछा गया था ना, यहाँ तक तो मेरा कोई आंसर नहीं आया। आगे देखते हैं। इट मीन्स द एनलाइटेंड वन और द वन हु नोज। अब देखिए बच्चों मुझे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया है, और ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये पिछले ही साल का 12th का सेट ए का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, 2019-20 का पिछले ही साल का है ए सेट का। तो बच्चों मुझे देखो मिल गया आंसर। द बुद्धा मीन्स गौतम द बुद्धा, नो। सिद्धार्थ द बुद्धा, नो। सिद्धार्थ गौतम द बुद्धा, नो। इट इज डी द एनलाइटेंड वन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एनलाइटेंड वन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या आगे पैसेज पढ़ेंगे? नो, हम पहले अगला क्वेश्चन रीड कर लेंगे। देखिए द रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ गौतम शाक्य द एनलाइटेंड वन। बुद्धा का रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम शाक्य द एनलाइटेंड वन। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। द बुद्धाज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। बड़े बच्चों ये तो बहुत आसान था, अगली ही लाइन में हमारा आंसर आ गया कि बुद्धा का रियल नेम क्या था? दिस इज सिद्धार्थ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए सिद्धार्थ। ठीक है, अब तक समझ गए ना आप? आसान है कि नहीं बताइए? ईजी है ना? ज़रूर मुझे बताना कैसा लगा आपको ये बाद में देखकर। हु वॉज चन्ना? अ प्रिंस सिद्धार्थ चैरियटर, बी द चीफ ऑफ गौतम क्लेन, सी अ शाक्य किंग इन नॉर्दर्न इंडिया, डी अ कुक इन द किंग्स पैलेस। तो बच्चों एक चन्ना नाम का व्यक्ति है, वो कौन था? आगे देखते हैं हम इसमें है क्या। हमने सिद्धार्थ तक पढ़ लिया था। ही वॉज सन ऑफ अ शाक्य किंग इन नॉर्दर्न इंडिया। He and his family were all Hindus and belonged to the Gautam clan। अब बच्चों यहाँ तक तो उस व्यक्ति का कोई भी जिक्र नहीं आया। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। About 1 in
ये वही है बच्चों, यहाँ से हम पढ़ेंगे गौतम सिद्धार्थ। गौतम सिद्धार्थ वॉज ब्रॉट अप इन लग्जरी, ही लिव्ड इन हिज फादर्स पैलेस and saw nothing of the outside world until he was a young man. Then one day, accompanied by his charioteer Channa, बच्चों मिल गया ना, तो ये कौन था? His charioteer, उसका रथ चलाने वाला। तो देखो ये उत्तर कहाँ मिल रहा है हमें, ए में ही मिल गया बच्चों, प्रिंस सिद्धार्थ चैरियटर। आगे चलते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वेंट राउंड द सिटी, ऑन हिज वे ही सॉ सम साइट्स दैट ही हैड नेवर सीन बिफोर। लेकिन उससे पहले हम रीड कर लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। प्रिंस सिद्धार्थ न्यू नथिंग ऑफ until he was a young man. A. Luxuries and joys of life. B. The life outside his father's palace. C. The life inside his father's palace. Or D. Anything inside and outside the palace. सिद्धार्थ गौतम को कुछ भी नहीं पता था जब तक वो जवान थे। किस बारे में नहीं पता था अब हम देखेंगे। Prince Siddharth went round the city. On his way, he saw some sights that he had never seen before. First, he saw a man who was very old and bent with age. Then, he saw a man who was suffering from a terrible disease, possibly leprosy. And then, he saw a dead man who was being taken to the cremation ground. These sights made Prince very sad. बच्चों यहाँ पर तो इसमें कोई उत्तर नहीं, हम थोड़ा पीछे चलेंगे अब। Gautam Siddharth was brought up in luxury. He lived in his father's palace. And saw nothing, अब देखो बच्चों यहाँ पर, saw nothing of the outside world, nothing of the outside world। अब ये देखते हैं, luxuries and joys of life, no, the life outside his father's palace, यही हमारा आंसर है बच्चों, B, the life outside his father's पैलेस। तो विद दिस देखो कितना आसान रहा हमारे लिए, हमने बहुत इजीली पिछले साल का 12th का सेट ए कंप्लीट कर लिया है गौतम बुद्धा के बारे में। अगर बच्चों इसका टाइटल आ जाता तो क्या लिखते? द बुद्धा लिख सकते थे, है ना, द बुद्धा, क्योंकि किस पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में है? द बुद्धा। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने क्लास 10th से लिया है, लास्ट ईयर का है सेट ए। तो चलिए इसमें मैंने सही से लगाई है स्लाइड, पहले हमें क्वेश्चन ही पढ़ना है। Who was गुरु गोबिंद सिंह? तो चलिए देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। बच्चों पहली ही लाइन में हमारा पहला आंसर मिल गया है, देखिए, हु वॉज गुरु गोबिंद सिंह? गुरु गोबिंद सिंह द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया, ये हम लिख देंगे, हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड, व्हाट आर द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह टू इंडिया? उन्होंने क्या क्या योगदान दिया वो देखना है। देखना बच्चों, एक और मैं तुम्हें ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड क्या यूज़ हुआ है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ना जहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड आएगा ना, कुछ वहीं आसपास हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखते हैं ट्रिक काम करती है कि नहीं। ही लेड इंडिया to sublime heights of glory. He brought about moral resurgence and created order out of disorderly social condition. He was multifaceted personality. He was a poet, soldier, statesman, leader, and true socialist all in all. He put life into the dying social order by giving it a wholly new outlook. He was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality, and love. In him were combined the spiritual vision, unmatched organizing capacity, and a gift of politic institution and insight. Such a rare combination of qualities would inspire the most downtrodden people to look forward to an optimistic future. तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने पूरा पढ़ लिया, हम दोबारा पढ़ेंगे। व्हाट आर द रियर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह टू इंडिया? यहाँ पर बच्चों ये ट्रिक काम नहीं की, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड कहीं भी नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा उत्तर मुझे मिल गया, फर्स्ट के बाद ही था। ही ब्रॉट अबाउट मोरल रिसर्जेंस, इसका मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान। एंड क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डरली सोशल कंडीशन। तो बच्चों जो मैंने सीक्वेंस वाली बात बताई थी वो यहाँ पर चल गई। क्वेश्चन 1 का आंसर जहाँ था उसके बाद ही हमें क्वेश्चन 2 का आंसर मिल गया। लेकिन आप मेरे इस पॉइंट को भी ध्यान रखें, ये जो इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं ना, वो भी हमें मिल जाते हैं और उनके अनुसार भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, वाई डज द ऑथर कॉल हिम अ मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी? क्यों ऑथर ने कहा है उनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी? अब देखो ये मिल गया ना, मेरा ट्रिक यहाँ पर काम आपके लिए कर गई। ये रहा मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। तो कैसे था बच्चों, यहाँ से हम आंसर ले लेंगे। ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। बहुमुखी प्रतिभा क्या क्या थी? ही वॉज अ पोइट, सोल्जर,
स्टेट्समैन, लीडर एंड अ ट्रू सोशलिस्ट ऑल इन वन। ये हमारा हो गया आंसर थर्ड। और देखो वही क्लू काम कर गया, वही वर्ड हमें मिल गया। आगे चलते हैं फोर्थ। वाई हैज़ ही बीन कॉल्ड अ प्रैक्टिकल सोशलिस्ट। अब बच्चों इस वर्ड पे ध्यान देंगे हम, प्रैक्टिकल सोशलिस्ट। देखते हैं कहाँ पर है, ये देखो बच्चों ये रहा प्रैक्टिकल सोशलिस्ट। ही वॉज अ प्रैक्टिकल सोशलिस्ट हु फाउंडेड अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फर्टेनिटी, इक्वेलिटी एंड लव। In him were combined the spiritual vision and unmatched organizing capacity and a gift of politic institution and insight. अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। What qualities of Guru Gobind Singh inspired the most downtrodden people to look forward to an optimistic future? बच्चों देखो अपना फोर्थ कंसेप्ट तो ये था ना, he was a practical socialist who founded a social order बेस्ड ऑन फर्टिलिटी, इक्वलिटी एंड लव। उसके बाद बच्चों अपना लास्ट सेंस शुरू हो जाएगा। इन हिम वर कंबाइंड द स्पिरिचुअल विजन, अनमैच्ड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड गिफ्ट ऑफ पॉलिटिक इंस्टीट्यूशन एंड इंसाइट। सच अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज वुड इंस्पायर द मोस्ट डाउन ट्रोडन, देखो वही वर्ड आ गया ना, पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। तो विद दिस हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है। एक और लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल थर्ड, ये है फिर से 12th क्लास का है शायद। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। टुडे देयर इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज डैश, अननोन, अनएक्सप्लोर्ड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नोर बी। बच्चों पहले इनकी ओर ध्यान दें, इन ऑप्शन की ओर। बोथ ए एंड बी मतलब दोनों ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। नीदर ए और बी मतलब ना तो ये ठीक है ना ये ठीक है, दोनों ही गलत हैं। तो ये कई बार आते हैं बोथ ए एंड बी और नीदर ए और बी। तो बच्चों देखो पहले ये दो वर्ड क्या होते हैं, अननोन जिसका पता ना हो, अनएक्सप्लोर्ड जिसको सर्च ना किया गया हो, दोनों के मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है। और जब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना बोथ वाले तो क्लू है बच्चों ये कि उनमें वही ठीक होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। अब चलते हैं देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टुडे वी नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो लैंड और सी दैट इज नॉट नोन। देखो बच्चों नॉट नोन। मैन हैज़ एक्सप्लोर्ड एवरी कॉर्नर, यानी कि इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बोथ ए एंड बी। कैसे? टुडे देर इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज अननोन एंड अनएक्सप्लोर्ड, सबको पता है, सब कुछ खोजा जा चुका है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। आगे पढ़ते हैं। टू बिगिन विद मैन लिव्ड, शुरू में आदमी कहाँ रहा? इन केव्स, इन फॉरेस्ट, इन स्मॉल हाउसेज, इन लिटिल विलेजेस। देखते हैं कहाँ रहा। Man has explored every corner of the world and he knows all the ways and routes from anywhere to everywhere in the world. He can reach from one place to other as safely, easily and quickly as he likes. He has maps to guide him and fastest means of transport to carry him. बच्चों यहाँ पर तो मेरा आंसर कहीं भी नहीं आया, कहाँ रहता था वो पहले। आगे चलते हैं। But for ages most of the world was unknown to men. To begin with, he lived in caves. आ गया ना हमारा आंसर। तो आंसर ए इज करेक्ट। टू बिगिन विद मैन लिव्ड इन केव्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द अर्ली मैन यूज टू ऑफर प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस टू गॉड्स बिकॉज अर्ली मैन ना प्रेयर प्रार्थना करता था भगवान के और भगवान के लिए सेक्रीफाइसेस करता था, बलि देता था। क्यों देता था ये पूछा गया है, पढ़ते हैं। टू बिगिन विद he lived in caves, then he came out of caves and started making homes in little corners of forests or behind the hills. He was afraid of wild animals and also of the clouds and winds. He offered prayers and sacrifices to gods who he thought controlled the clouds and the winds. यानी कि इसका आंसर आएगा gods control the clouds and the winds. अब देखते हैं ये ऑप्शन है क्या। He was afraid of the clouds and the winds. He thought God controlled the clouds and the winds. बच्चों मुझे आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, B is absolutely correct, क्योंकि हमें सेम लाइन पैसेज के अंदर देखिए यहाँ पर मिल गई थी, कंट्रोल द क्लाउड्स एंड द विंड्स। अब अगला फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did the early explorers do? जिन्होंने खोजबीन करना शुरू किया, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह थे, उन्होंने शुरुआत में क्या किया? पहला स्टेप क्या था? They went in boats on rivers. They went in big ships across the seas. They went farther and farther into the sea. They used steamships in place of boats. So देखते हैं क्या किया। अपने पैसेज पर वापस आते हैं। But slowly, through long centuries, men began to explore the land beyond their caves, hills, and forests, where they had their homes. They went in their boats first on the rivers. तो बच्चों सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बोट्स में गए। हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है।
दे वेंट इन बोट्स ऑन द रिवर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको पूरे को कंप्लीट कर लिया है और आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत कुछ क्लियर करने के लिए मेरे पास एक पैसेज है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप उसको सॉल्व करके अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को भेज सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें किन किन स्टेप से हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। सेकेंड, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स आवर डीड्स। अब हम पैसेज पढ़ेंगे। टू मेक आवर लाइफ अ मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आर थॉट्स। देखो बच्चों, फर्स्ट का आंसर पहले ही आ चुका है, मैं नहीं बताऊंगी क्या, आपको ढूंढना है। फॉर आर थॉट्स आर द फाउंडेशंस, द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आर डीड्स। वी क्रिएट आर एंटायर वर्ल्ड बाय द वे वी थिंक। Thoughts are the causes and the conditions are the effects. Our circumstances and conditions are not dictated by the world outside. It is the world inside us that creates the outside. Self-awareness comes from the mind, which means the soul. Mind is a sum total of the state consciousness, grouped under thought, will and feeling. Besides self-consciousness, we have the power to choose and think. Krishna says, no man resteth a moment inactive. Even when inactive on the bodily plane, we are all the time acting on the thought plane. Therefore, if we observe ourselves, we can easily mold our thoughts. If our thoughts are pure and noble, naturally, actions follow the same. बच्चों, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, what constitutes our state of consciousness? And the fourth one is, how can we mold our thoughts? तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारा पैसेज था थॉट्स के बारे में था। अगर इसका टाइटल पूछा जाता तो थॉट प्रोसेस या कोई भी इस तरह का वर्ड हम यूज़ कर सकते थे। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जो 5 स्टेप बताए हैं आप उनका ध्यान रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे और आई होप आप सब बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Take care children. See you in next video.